फील्ड मार्शल साहब उतर रहे हैं तेहरान में। दो न्यूक्लियर कंट्रीज के निशाने पर है। उसने निशाने पे हर उस शख्स को रखा हुआ है जो कि उनके साथ खड़ा हुआ है। और इराक़ची साहब तो खुद हिट लिस्ट के ऊपर है, ठीक है, वो तो अंडरग्राउंड थे। फील्ड मार्शल के होते वो भी एयरपोर्ट पे आ गए और उनको उन्होंने गले लगा के बड़े तम तराक से रेड कारपेट दे के रिसीव भी किया। अगर चीफ उधर जा रहा है इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली पूरी ईरानियन जो एयर स्पेस है ये सब पाकिस्तान के, अदरवाइज इस तरह का रिस्क ना लिया जाता। फील्ड मार्शल ने कुछ ऐसा किया है कि शतरंज के खिलाड़ी की तरह चीफ ने जिस वक्त जेडी वैंस इधर आए हुए थे उसी दिनों में आपके सोल्जर्स भेज दिए थे कहाँ पर, सऊदी अरब। और उस वक्त एक सवाल उठा था, आपको याद होगा, आपने भी सवाल मुझसे किया था, ये इजराइल के खिलाफ है या ईरान के खिलाफ है। तो आज मेरा ख्याल है जवाब मिल गया होगा सारों को कि वो इजराइल के खिलाफ था या ईरान के खिलाफ था, क्योंकि अगर वो ईरान के खिलाफ होता तो चीफ हमारा कभी भी ईरान ना जाता। नंबर एक। दूसरा मैसेजिंग थी शतरंज के खिलाड़ी की तरह, उसने अपने प्यादे खुद किंग इधर बैठ गए और नाइट्स उसने कहाँ भेज दिए, बिल्कुल उस जगह पे जहाँ पे इजराइल साथ बैठा हुआ है कि अगर तुमने अटैक किया, मेरी फौज ऑलरेडी उधर बैठी हुई है तुम्हारे पास, देयर विल बी अ काउंटर रिपरकशन। कि प्राइम मिनिस्टर साहब उसी वक्त रियाद में, ठीक है, यानी दो इंतहाई अपोजिंग पार्टीज जो इस जंग के अंदर थी, उनके अंदर आपके दो बंदे टॉप के बैठे हुए हैं। इमरान खान से और चीफ से जो इन दोनों की आपस में मुखासमत शुरू थी, उसका भी गढ़ जो था वो तेहरान था। और किसी ने आज बड़े मजे का काम एक कॉलम लिखा हुआ था, उसमें उसने बात की थी कि चर्चिल ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इस तरह की हरकत की थी और रूस के पास गए थे और कहा था कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और उस वक्त फुल ऑन जो है वो चल रही थी, जंग चल रही थी और जहाज को हिट किया जाता, लेकिन चर्चिल वेंट बाय हिमसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी तो फिर हाजिर है सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रोज़ाना की तरह सलमान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर। हम बड़ा तुमने आज मैरून कलर की शर्ट पहनी हुई है। आपने भी तो चेक वाली शर्ट डाली हुई है। ये मेरी पुरानी शर्ट है, मेरे तो ना गला ला। अच्छा चले, हमारी चलो उम्र भी कुछ ऐसी हम डाल सकते हैं। अच्छा सर, इस्लामाबाद तो बहुत दिनों से, जब तक फील्ड मार्शल पाकिस्तान में तो इस्लामाबाद टॉक्स और इस्लामाबाद पाकिस्तान की बात हो रही थी। जैसे ही फील्ड मार्शल कल तेहरान में उतरे तो तेहरान के हवाले से नई नई खबरें, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। और फील्ड मार्शल वहाँ पर कैसे पहुँचे, वो तो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वॉर जोन है, वहाँ पर फील्ड मार्शल का क्या काम? तेहरान से तहलका मच गया है। हाँ बिल्कुल। बेसिकली कल पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द पीक मोमेंट्स वो पाकिस्तान ने कल अचीव किया माशाल्लाह। अच्छा, हम समझ रहे थे कि इस्लामाबाद टॉक्स पीक है ये ना उससे भी ऊपर चली गई ये चीज़, और अल्लाह उसको कायम रखे। अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान को एक बड़ा मकाम दिया है। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये पीक मोमेंट है, देखें एक साइड पे आप के फील्ड मार्शल साहब उतर रहे हैं तेहरान में, उस पर हम अभी बात करते हैं आगे कि उधर क्या क्या कैसे पहुँचे वो। सेकेंड जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब उसी वक्त रियाद में, ठीक है, यानी दो इंतहाई अपोजिंग पार्टीज जो इस जंग के अंदर थी, उनके अंदर आपके दो बंदे टॉप के बैठे हुए हैं, ठीक है। और थर्ड आपने लाइन खोली हुई है वाशिंगटन से, और चौथी साइड पे आपने लाइन खोली हुई है चाइना से, बीजिंग से। तो सारी पार्टियां जो आपस में भिड़ी हुई हैं, उनके दरमियान में जो स्टेक होल्डर है, जो बंदा या जो अशखास या जो मुल्क या रियासत इन सब को ब्रिज कर रही है, वो कौन कर रही है? पाकिस्तान। तो इसलिए ये टॉप डिप्लोमेसी मैं कहूँगा, यानी जो किसी ज़माने में मैं समझता हूँ शायद काम था जर्मनी का, फ्रांस का, यूरोप का, यूके का, यूएस का, और फॉर दैट मैटर इवन मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ का, वो काम किसने किया? पाकिस्तान ने, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से एक और बात भी समझ में आती है कि दोहा एग्रीमेंट जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान हुआ था, और उसका क्रेडिट लेने के लिए बहुत से लोग आए थे, इवन दोहा वालों ने भी क्रेडिट उसकी लेने की कोशिश की थी, वो भी किसने कराया था? पाकिस्तान ने। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान के हालात कोई बहुत अच्छे भी नहीं थे, उसके बावजूद पाकिस्तान की ये कैपेसिटी उस वक्त भी मौजूद थी। लेकिन खैर वो एक माजी का किस्सा है, हम आज की हाल की बात करते हैं। तो उसमें एक तो ये कि डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग जो पाकिस्तान ने की है ये बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा, रियाद जाना इज़ नॉट एन इशू, वो इस वक्त उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, बट ईरान इज़ पर्टिकुलरली दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ के निशाने पर है। चलो एक न्यूक्लियर कंट्री तो इस वक्त ज़रा साइड पे होकर बैठी हुई है, बट दूसरी अनहिंज्ड है, और वो उसने निशाने पे हर उस शख्स को रखा हुआ है जो कि उनके साथ खड़ा हुआ है। और इराक़ची साहब तो खुद हिट लिस्ट के ऊपर है, ठीक है, वो तो अंडरग्राउंड थे, वो तो बाहर नहीं निकल रहे थे। वो फील्ड मार्शल के होते वो भी एयरपोर्ट पे आ गए और उनको उन्होंने गले लगा के बड़े तम तराक से रेड कारपेट दे के रिसीव भी किया।
तो इससे क्या साबित होता है कि फील्ड मार्शल ने कुछ ऐसा किया है कि इजराइलीज़ का हमें पता है, इस पे बहुत ज़्यादा बात हो भी चुकी है कि मोसाद के एजेंट्स जो हैं वो ईरान के अंदर मौजूद हैं, पासदारान इनकलाब के सफ़ों के अंदर मौजूद हैं। वहीं से उन्होंने खामना साहब की शहादत का भी सारा मामला किया और पिक्चर चली थी सारा कुछ। तो इसका मतलब वो वहाँ कहीं आसपास ही मौजूद है और वो तिल मिला रहे होंगे फील्ड मार्शल के वहाँ पे होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ अगर हम देखते हैं तो फील्ड मार्शल फिर गया क्यों, और फिर कॉम्बैट सूट में गए हैं। He did not go in a जेडी वैंस से तो नॉर्मल वो उधर भी उस वक्त नहीं गए, लेकिन इधर भी वो कॉम्बैट सूट में गए। कॉम्बैट सूट के अंदर ही उधर उनके आसपास भी जितने सोल्जर्स थे वो सारे कॉम्बैट सूट में थे। सो दिस शोज़ कि ये बेसिकली वो बाकायदा इसको कॉन्फ्लिक्ट जोन समझ के ही वहाँ पे गए हैं। नंबर 1 मिलिट्री डिप्लोमेसी का ये एक मैं समझता हूँ कि एक तो नॉर्मल डिप्लोमेसी, लेकिन मिलिट्री डिप्लोमेसी की पीक है। और किसी ने आज बड़े मज़े का काम एक कॉलम लिखा हुआ था, उसमें उसने बात की थी कि चर्चिल ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इस तरह की हरकत की थी और रूस के पास जा गए थे और कहा था कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और उस वक्त फुल ऑन जो है वो चल रही थी, जंग चल रही थी और जहाज़ को हिट किया जाता, लेकिन चर्चिल वेंट बाय हिमसेल्फ, क्योंकि जब पर्सनल एक वो जिस्मानी तौर पे फिजिकली कहीं पे जाके पहुंच के बात करना जो होती है वो खत, टेलीग्राम, फ़ोन, मैसेज ये काम नहीं कर सकते। सो दिस शोज़ कि मैं भाई तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और मैं तुम्हें वो चीज़ दे रहा हूँ जो कि तुम्हें ले लेनी चाहिए और तुम्हें भी आगे से कुछ देना चाहिए और हम पे एतबार करना चाहिए। देखें आज ईरानियन एम्बेसडर का बयान क्या आ गया। उसने कहा जी कि मुझे इस्लामाबाद टॉक्स यहीं पे होंगे, पहले वाइट हाउस का आ गया कल रात को, लेकिन सुबह आज ईरानियन एम्बेसडर का भी आ गया कि जी बिल्कुल इस्लामाबाद में होंगे और हमें पाकिस्तान के अलावा किसी और के ऊपर एतबार नहीं है। यही बात वाइट हाउस ने भी कल की जी कि ओनली मीडिएटर बिटवीन अस इज़ पाकिस्तान। तो ना सऊदी अरब ना चाइना, उन्होंने कहा ओनली मीडिएटर इज़ पाकिस्तान, और यही बात आज ईरान ने भी कर दी। तो दोनों तरफ से इसका मतलब है कि एक ही तरह की बातचीत चल रही है। शतरंज के खिलाड़ी की तरह चीफ ने जिस वक्त जेडी वैंस इधर आए हुए थे उसी दिनों में आपके सोल्जर्स भेज दिए थे कहाँ पर, सऊदी अरब। और उस वक्त एक सवाल उठा था, आपको याद होगा, आपने भी सवाल मुझसे किया था, ये इजराइल के ख़िलाफ़ है या ईरान के ख़िलाफ़ है। तो आज मेरा ख्याल है जवाब मिल गया होगा सारों को कि वो इजराइल के ख़िलाफ़ था या ईरान के ख़िलाफ़ था, क्योंकि अगर वो ईरान के ख़िलाफ़ होता तो चीफ हमारा कभी भी ईरान ना जाता। नंबर 1। नंबर 2, अच्छा फिर उधर भेज दिए तो चीफ ने वहाँ क्यों भेजे? ठीक है, एक तो डिफेंस एग्रीमेंट है, सऊदी अरब को प्रोटेक्ट, दूसरा मैसेजिंग थी शतरंज के खिलाड़ी की तरह। उसने अपने प्यादे खुद किंग इधर बैठ गए और नाइट्स उसने कहाँ भेज दिए, बिल्कुल उस जगह पे जहाँ पे इजराइल साथ बैठा हुआ है कि अगर तुमने अटैक किया मेरी फ़ौज ऑलरेडी उधर बैठी हुई है तुम्हारे पास, सो देयर विल बी अ काउंटर रिपरकशन। ठीक है, तो ये बड़े मज़े की चीज़ है, इसको बहुत कम लोगों ने रीड आउट किया है। थर्ड, अभी आज खबरें आ रही हैं, कल ये हम बात कर रहे थे कि अगर चीफ उधर जा रहा है इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली पूरी ईरानियन जो एयर स्पेस है ये सब पाकिस्तान के कंट्रोल में, अदरवाइज इस तरह का रिस्क ना लिया जाता। अब ये हुआ है नहीं हुआ, लेकिन आज ये खबरें आ रही हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसके ज़रिए उन्होंने ईरानियन पूरी एयर स्पेस और उसके आसपास के भी कुछ इलाकों को उन्होंने जैम किया हुआ है। तो इसमें डेफिनेटली चाइनीज़ भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। तो ये वो सारी चीज़ें जो कि बताती है कि पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ कहाँ पे खड़ी हैं, पाकिस्तान के साथ ममालिक कौन कौन से खड़े हुए हैं और पाकिस्तान के चीफ ने वहाँ जाके किस किस्म की बहादुरी का मुजाहरा किया। सो डिप्लोमेसी के एतबार से रियाद में पहुँचना और इधर पहुँचना ये तो डिप्लोमेसी होगी, लेकिन मिलिट्री स्ट्रेटजी के एतबार से दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट अगेन, एक डिप्लोमेसी के एतबार से और एक मिलिट्री स्ट्रेटजी के एतबार से। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं, और इसमें ये नहीं कि हम कोई आसिम मुनीर साहब के कोई बड़े फ़ैन हैं। मैं आज सुबह बैठा सोच रहा था कि हमारी कौम के अंदर एक मर्ज़ है कि हम शख्सियत परस्ती में बहुत जल्दी चले जाते हैं जब कोई बंदा अच्छा काम कर रहा होता है। तो अच्छा काम जो भी कर रहा हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और खुल के करना चाहिए, लेकिन वो अच्छा काम कर रहा हो। ठीक है, तो चीफ जो है उनके ऊपर बहुत तनकीद हुई है भाई 2022 से लेके अभी तक, और उससे पहले भी बड़ी इनके बारे में ट्रोलिंग। ये वाहिद चीफ थे जो आती कंट्रोवर्शियल और मुसलसल, उससे पहले आते नहीं, उससे पहले ही कंट्रोवर्शियल कर दिया, शुरू कर दिया था। इनके बारे में बातें, इनके बारे में ख्वाह की जिसे कहते हैं ना वाहियात बकना और हर किस्म की इनके बारे में बातें की, इनकी बच्चों के तक के बारे में बातें की, यहाँ तक कि सऊदी अरब को भी ये बताया गया कि ये कुछ और इस तरह के मामले के इनके सेक्ट के ऊपर इनको हम खुल के बात करते हैं इनके सऊदी अरब और इनके दरमियान दूरियां डालने के लिए सेक्टेरियन कार्ड खेलने की कोशिश की गई, बहुत कुछ किया गया। अच्छा, एक और आपको मज़े की बात बताता हूँ, एक तारीखी बात जो बड़ा लिंक करती है ईरान वाले। इमरान खान, ये मेरी वो है एक ख़बर है और हो सकता है कि गलत हो, लेकिन इमरान खान से और चीफ से जो इन दोनों की आपस में मुखासमत शुरू थी उसका भी गढ़ जो था वो तेहरान था। अच्छा। ये आपको शायद नहीं पता। इसका बिल्कुल
वो कैसे? इमरान खान साहब ने एक दौरा किया था ईरान का, हम सबको याद होगा। तो उस दौरे के अंदर शरी मदारी और उनके वो जो दूसरे बॉडी बिल्डर यूथ के जो थे, क्या नाम है, जुल्फी बुखारी साहब, वो भी उनके साथ थे। तो इमरान खान साहब ने जाके वहाँ पे सॉइल के ऊपर, उस वक्त ये चीफ जो थी ISI के DJI थे, उस वक्त ISI के चीफ थे, तो ये भी साथ थे डेलीगेशन में। तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल उसी तरीके से जैसा वो बोंगियाँ मारते होते हैं, उन्होंने बोंगी मारी उधर जाके और कहा कि जी बिल्कुल पाकिस्तान की सॉइल से भी ईरान के ऊपर दहशतगर्दी होती है। अब आप एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हो के दूसरे मुल्क जिसने ये इल्ज़ाम आप पे लगाया हुआ है, उधर जाके एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरी ज़मीन इस्तेमाल होती है तुम्हारे खिलाफ। उल्टा बजाय इसके कि आप BLA के ऊपर बात करें, आप सारी चीज़ें करें, आप ये सारी बात करके आगे। चीफ ने कुछ अकाउंट्स के मुताबिक क्या कहते हैं, ये झूठ उन्हीं के गर्दन के ऊपर अगर ये झूठ हुआ, लेकिन इसको मैंने 2-3 जगह से कोशिश की थी कि करैबोरेट करूं। तो कोशिश की कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर इसका डैमेज कंट्रोल करें, बट शरी मज़ारी साहब और जुल्फी बुखारी साहब ने इस मामले में एक नेगेटिव रोल प्ले किया और वहीं से इन दोनों के दरमियान, दोनों साहिबान के दरमियान एक दरार पड़ गई। ठीक है, आज वही तेहरान है, ठीक है, आज वही चीफ है और आज वही बता रहा है कि पुरअमन है, हम पुरअमन है और कोई ऐसी बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हम कोई ईरान के ख़िलाफ़ थे, हम बिल्कुल ईरान के ख़िलाफ़ नहीं थे, हमने कभी भी ईरान के ख़िलाफ़ कोई प्रॉक्सी और इस तरह की काम हरकत करने की कोशिश नहीं की। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू आवर नेशनल इंटरेस्ट, तो ज़रा हम उसको सेफगार्ड करेंगे। दूसरा ये कि ईरान के ऊपर हमला अल्टीमेटली हमें भी नुकसान पहुँचाएगा, तो हम उसको भी रोकना चाहते हैं और एक रूल और एक प्रेसिडेंट नहीं सेट होने देना चाहते कि अगर तुम किसी भी उठो और मुल्क को तख्तो तराज कर दो, कल को तो तुम पाकिस्तान की बारी लाने की कोशिश करोगे। ऑल्थो पाकिस्तान इज़ नॉट दैट ईजी यू नो कि उसको इस तरह किया जा सके, बट फिर भी एक आप बंद बांधते हैं ना। अब ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि तारीख़ का भी अगर सबक सामने रखा जाए कि एक तो ये कि दिन बहुत जल्दी फिरते हैं, ठीक है, ये 4-5 साल पहले की बात थी और अब आप देखें आप कहाँ खड़े हैं। और दूसरा ये कि अगर आप काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त भी देता है और पज़ीराई भी मिलती है। और बिलखसूस पाकिस्तानी कौम जो है वो उस हर शख्स से मोहब्बत करती है। ये पाकिस्तानी कौम का वतीरा है कि शख्सियत परस्ती अपनी जगह, लेकिन हर उस शख्स से मोहब्बत करती है जो पाकिस्तान के लिए काम करता है। ये पाकिस्तानी कौम के ख़मीर के अंदर है। तो आप देख लें, बावजूद इसके कि एक बहुत बड़ी कुव्वत, बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन चलाई गई इसी चीफ़ के ख़िलाफ़, आज वो चीफ़ जो है वो कहीं पे खड़ा हुआ और उसको पाकिस्तानी कौम उसको गॉड फादर और पता नहीं क्या कुछ कह रही है। और अल्लाह करे, मैं ये दुआ करता हूँ कि ये सारा कुछ इसके सर पे ना चढ़े, ये खुमारी, ये हम्बल रहें और पाकिस्तान के लिए इसी तरह काम करते रहें। बिल्कुल, एक जानिब तो एक शख्स ने दुनिया का मोर्चा संभाला हुआ, दूसरे ने डयाला जेल का मोर्चा संभाला। अच्छा सर, दूसरी एक और बात इसमें कि जैसे आपने बताया कि जब पाकिस्तान के अंदर, हम इससे ये भी साबित होता है कि पाकिस्तान ना खुद अपने कंट्री को डिफेंड कर सकता बल्कि दूसरे कंट्रीज़ में जा सकता है जहां कॉन्फ्लिक्ट हो, और इस चीज़ को फील्ड मार्शल ने करके दिखाया। अच्छा, दूसरा जो फील्ड मार्शल का वहां पर जाना है, आपको क्या लगता है कि किन नुकात पर बात हुई होगी, कौन कौन सी चीज़ें हुई होंगी जिन पे बातचीत हुई होगी? क्योंकि ये भी एक डिप्लोमेसी जब कह रहे थे, इसका मतलब है कि बैक एंड पे जो अमेरिका ईरान वॉर चल रही है, इसके पीछे ही कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। तो कौन कौन से नुकात और कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो फील्ड मार्शल वहाँ क्लियर करने गए होंगे ईरान में? मेरा ख्याल है क्लैरिटी सारी जगह मौजूद है, ऑलरेडी इस पर बात हो चुकी हुई है। इट इज़ मोर ऑफ अ जेस्टर कि भाई हम मौजूद हैं, हम मीडिएटर हैं। इन अ वे मीडिएटर से आप गारंटर की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे आप सऊदी अरब को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, दोहा को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तुर्की को ऑनबोर्ड कर रहे हैं और साथ ही साथ आप चाइना और रशिया को ऑलरेडी ऑनबोर्ड आपने किया हुआ है। रशिया ने भी कल बयान दे दिया, रशियन एम्बेसी जो है उसने भी कल ट्वीट किया और उन्होंने बड़ा अच्छा पाकिस्तान के मतलब बात की है। दोहा ने भी बयान दे दिया, फॉरेन ऑफिस ने, अभी आपके प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच गए वहाँ पे, और उसके साथ साथ आपके चाइना तो ऑलरेडी आपके साथ ऑन बोर्ड है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान एज अ मेन गारंटर के तौर पे सामने आ रहा है कि भाई सारी पार्टीज जो है उनके साथ हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और इनको दोबारा से फाइनल टर्म्स के ऊपर हम ला के अब बस साइनिंग के लिए हमने आना है इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक बड़ी मज़े की बात है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं बाइपोलर वर्ल्ड और यूनिपोलर वर्ल्ड। तो 80 का जो दहाई का जिहाद था, जहाद अफगानिस्तान, उसमें जब सोवियत आए थे अफगानिस्तान में तो उस वक्त बाइपोलर वर्ल्ड था। बाइपोलर वर्ल्ड कहते हैं कि दो बड़ी हुकूमतें थीं, सुपर ताकतें जिनको कहा जाता है, एक सोवियत यूनियन था और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, एक सोवियत ब्लॉक था और एक अमेरिकन ब्लॉक था। अब उसके बाद यूनिपोलर हो गया क्योंकि सोवियत यूनियन टूट गया, रूस रह गया। यूनिपोलर के बाद फिर ये बात शुरू हुई कि, और उसमें भी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े थ्योरिस्ट हैं IR के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, ताहिर रफ़ी अमीन साहब, प्रोफेसर ताहिर अमीन, अल्लाह उनको गरीक रहमत करें, उन्होंने एक थ्योरी उस वक्त पेश की मल्टीपोलर वर्ल्ड की,
कि दुनिया में बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, और वो 90s की दी हुई उनकी थ्योरी आज जो है वो सामने आ गई। बिल्कुल ठीक है, तो ये भी पाकिस्तान के दिमागों का एक काम देखना, एकेडमिक्स में भी ये बात थी और उसमें किरदार भी आपको नज़र आता है। तो कल परवीन सवानी जो बहुत मशहूर इंडिया के कमेंटेटर हैं, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जी कि ये जो जंग है, ईरान जंग या मिडल ईस्ट की पूरी जंग, इसने इफ़ेक्टिवली अमेरिका का जो सुपर ताकत का यूनिपोलर का जो कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म कर दिया है। इसके बाद इफेक्टिवली विजिबली मल्टीपोलर, पहले तो हो रहा था लेकिन अब इफेक्टिवली विजिबली मल्टीपोलर वर्ल्ड नज़र आएगा, ठीक है। और उस एज पे जिस वक्त ये होने जा रहा है, जो मुल्क सामने खड़ा हुआ है, जो इस ट्रांजिशन के अंदर मेन किरदार अदा कर रहा है, वो पाकिस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जहां हम देख रहे हैं कि तेहरान में फील्ड मार्शल और ये सारी चीज़ें चली, वहाँ दूसरी जानिब जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि पहले हमारे वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए, उससे बाद कतर, आज दोहा पहुँच गए हैं, अब टर्की में भी जा रहे हैं। तो जो फील्ड मार्शल का तो दौरा समझ में आ रहा है, लेकिन जो ये शहबाज शरीफ मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जा रहे हैं और इसमें हमें कई अरब डॉलर्स भी जो पाकिस्तान में कुछ इश्यूज, 2 बिलियन तो आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और आज शायद दोहा से भी कुछ ना कुछ इस तरह की खबर आएगी। शहबाज शरीफ के दौरे को आप कैसे देखते हैं और इन तीनों मुल्कों में? देखिए, पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे उभरता हुआ मुल्क है मिडिल ईस्ट के अंदर। मिडिल पावर की बात हमने, आपको याद होगा, पिछली एक वीडियो में की थी। मिडिल पावर वो वाली पावर होती है जो कि एक सुपर ताकत होती है, एक मिडिल पावर और एक उससे नीचे की पावर्स। तो पाकिस्तान मिडिल पावर है, ठीक है। पाकिस्तान जो है इसने बाकायदा, अच्छा इससे पहले पाकिस्तान को कोई मिडिल पावर, सब मिडिल पावर का जो दायरा होता है ना, वो अगर बैनुल अक़वामी ना हो तो वो रीजनल ज़रूर होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान तो मैं समझता हूँ रीजन से थोड़ा आगे चला गया। बिल्कुल। तो इस वक्त तो अमेरिका को भी पकड़ के बैठा हुआ है, चाइना को भी पकड़ के बैठा हुआ है, और अपने रीजन से यानी साउथ एशिया से उठ के वो मिडल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया और मीना का जो जितना रीजन है उधर तक उसका दायरा इख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ा हुआ है। तो उसमें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर पाकिस्तान का सामने आना, ये मेरा ख्याल है कि वो जो डिफेंस एग्रीमेंट अमेरिका ये सऊदीज़ के साथ किया पाकिस्तान ने, और वहाँ पे प्रैक्टिकली अपने सिपाही भेज के, अपने नाइट्स भेज के और अपना इक्विपमेंट भेज के साबित किया कि वी आर देयर, हम आ सकते हैं जब आप हमें पुकारेंगे। और प्रैक्टिकल पूरी जंग में सऊदीया में जिनके साथ हमारा डिफेंस पैक्ट था, वहाँ पर नहीं, कुछ नहीं उन्होंने दिया, ज़्यादा नहीं होने दिया। सेम गोस फॉर अब दूसरी कंट्रीज तो ये देख रही होंगी ना, तो ज़ाहिर है वो, ये मेरी स्पेकुलेशन है, ये मेरी असम्पशन है कि शायद एक तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ी बहुत कोई बात होगी। और इस पे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 2-3 महीने पहले, 2 महीने पहले ऑफ कोर्स, तीनों वज़राए ख़ारजा ये बैठे थे, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा दोहा के और उसके बाद सऊदी अरब के, और उसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी थे। और उस वक्त भी ये स्पेकुलेशन रही थी कि शायद एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट या जॉइंट डिफेंस अम्ब्रेला जो है वो डेवलप की जाएगी। मुस्लिम नाटो का लोगों ने बात कर दी थी और बड़ी चीज़ें, खैर वो तो एक अलग बात है। तो ये जो चीज़ है मेरा ख्याल है कि शायद उस तरफ जाती हुई दिखाई दे, क्योंकि तुर्किया जो है वो बताता खुद एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है माशाल्लाह, ठीक है। उसका डिफेंस का जो पूरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो पाकिस्तान से तो बहुत आगे है, ठीक है। मिसाइल के अंदर हम उनसे आगे हैं, न्यूक्लियर्स में हम उनसे आगे हैं, लेकिन बाकी डिफेंस उसके अंदर वो ड्रोन वगैरह, ड्रोन्स में, एयरक्राफ्ट्स में, ये जो आपका वेपन सिस्टम होता है, ये जो शॉट गन या हैंड गन्स होती हैं, इनके अंदर दे वेरी गुड माशाल्लाह, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं इस वक्त। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली तुर्किया की स्ट्रेंथ है। ऑन द अदर हैंड जो जिनको चाहिए वो दोहा और सऊदी अरब और बाकी अरब कंट्रीज़ हैं। तो पाकिस्तान और तुर्किया दो प्रॉपर नाइट्स के तौर पे सामने आ रहे हैं। नाइट्स का कॉन्सेप्ट पता है ना, नाइट्स जो बहादुर वॉरियर होता है, ठीक है। तो शतरंज में नाइट्स होते हैं ना, तो वो नाइट्स के तौर पे जो नाइट्स जो किंग और क्वीन को प्रोटेक्ट करते हैं। सो पाकिस्तान और तुर्किया बाकायदा इस पूरी मिडल ईस्ट की शतरंज के ऊपर दो प्रॉपर मुसलमानों के नाइट्स के तौर पे सामने आ रहे हैं। ये एक मैं बड़ी बात बता रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ अल्लाह करे, ये मेरी एक वो ना हो, ख्वाहिश ना हो, लेकिन ये मेरा एक तज्जिया है कि ये इस तरह की एक बात होने जा रही है। ज़ाहिर है, देखें, कॉलोनियल एरा के बाद कॉलोनाइजर्स ने कभी भी हमें सही तरीके से खड़ा नहीं होने दिया। ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी ना, ऑटोमन एम्पायर को तोड़ दिया, उसके बाद फिर तुर्किया जो बचा कुचा रह गया उसको उन्होंने सही तरीके से खड़ा नहीं, सेकुलर बना दिया। उसके बाद फिर होते होते अभी अर्दगान आए, उसके बाद फिर सऊदी अरब, उसमें भी वो 80 की दहाई में इराक़ और सऊदी अरब और कुवैत की जंग करा के तो वहाँ पे अपने कदम जमा लिए। उसके बाद फिर हमारा रीजन अफ़गानिस्तान में मुसलसल लड़ाई, ईरान के अंदर मुसलसल फड्डे, पाकिस्तान के साथ मुसलसल लड़ाई, तो हमें उन्होंने कभी भी खड़ा नहीं होने दिया। तो मुसलसल ये कहीं ना कहीं तो हमारे हुक्मरान जैसे भी उनके भी, वो भी तो हमारे अंदर से ना, उनके भी दिलों में कहीं ना कहीं होगा ना कि यार कोई ना कोई हमारा भी अपना एक ब्लॉक होना चाहिए। और कोशिशें भी, RCD हमने बनाई, ECO हमने बनाई,
ठीक है, ये तमाम मुसलमानों के ब्लॉक्स थे जिनको उन्होंने नहीं चलने दिया। OIC तो एक दूसरा प्लेटफॉर्म है ना, यानी ये वो इकोनॉमिक ब्लॉक्स थे जो कि बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं उन्होंने चलने दिए। तो ये लगता है कि अब इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ साथ एक सिक्योरिटी ब्लॉक जो है वो भी शायद मंजर आम पर आए, और अल्लाह करे अगर आ जाए तो ये पाकिस्तान के लिए और बाकी मुस्लिम ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा पैगाम होगा। दूसरा, ऑफ कोर्स पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसमें से हो सकते हैं। $2 बिलियन जैसे हमने कहा, ऑलरेडी आज स्टेट बैंक ने स्टेटमेंट जारी कर दी है कि उनको आगे दोहा से अब देखते हैं कि क्या खबर आती है, आज आती है, कल आती है, थोड़े दिनों बाद आती है। और इसी के साथ साथ UAE जो है जिसने हमसे पैसे वापस मांग लिए थे, अभी मैंने सुना है कि शायद पाकिस्तान ने उनकी और ईरान की भी थोड़ी बहुत सुलह कराने की कोशिश शुरू कर दी है। वो भी कहेंगे कि यार साथ ही साथ उन्होंने सऊदी अरब और UAE की भी कोशिश कर दी। तो आप इमेजिन करें पाकिस्तान का दिल कितना बड़ा है। बिल्कुल ठीक है, कि बावजूद इन तमाम चीज़ों के जो कुछ पाकिस्तान के साथ पिछले दिनों हुआ है, हमारी कोशिशों को नेगेटिव एस्पेक्ट में जिस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई, उसके बाद आप देखेंगे UAE को हम किस तरीके से फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, बजाय इसके कि आपस में लड़ें, लेट्स सिट डाउन। तो हो सकता है उधर से भी कुछ बाद में हमें कोई फ़ायदा हो जाए। UAE के साथ तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन उसके साथ साथ एक और मुल्क है जो हमारा पड़ोसी भी है, उनके साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। अगर उनकी बात ना की जाए तो हमारे व्यूवर्स थोड़ा सा परेशान भी होते हैं कि यार क्यों नहीं की गई। दोनों ही पड़ोसी हैं। दोनों पड़ोसी। तो नहीं, आज हम अब तालिबान की बात करेंगे। उधर पक्तिका में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की जानिब से, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर तो चलो दूसरी जानिब उनके खिलाफ बुनियाद मरसूस जो किया था, लेकिन जो हमने ऑपरेशन किया ग़ज़बुल हक, उसकी पक्तिका में कुछ लहरें नज़र आई हैं, वो क्या? अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो इन्होंने कल अटैक किया है और इन्होंने मोटर फायर किए हमारे बाजोड़ के सेक्टर में, और वहाँ पे कुछ सिविलियंस, उसमें एक बच्ची भी थी और भी थे, उनको शहीद कर दिया। तो पाकिस्तान ने ज़रा फिर उसको रिस्पॉन्ड किया, तो एक स्किरमिश थी, वो तो हो गई। लेकिन ये एन उस टाइम पे हो रहा है, इम्पॉर्टेंट बात ये, एन किस वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम उम्मा के कॉज को लड़ रहा है। ठीक है, और उस वक्त अगेन हमारे मुजाहिदीन जो हैं वो किधर अटैक कर रहे हैं, हमारे सिविलियंस के ऊपर। और ये हमें इजरायली कहते थे, ये हमें ज़ायनिस्ट कहते थे। अब कौन है इजरायली? अब कौन है? यही लग रहे हैं, क्योंकि हम तो इजराइल के बिल्कुल खिलाफ जाके पूरे इस्लामिक कंट्रीज मतलब इस वक्त ईरान के अंदर जाके यही थे ना जो ईरान के ऊपर बड़े बड़के मार रहे थे ज़बिल्ला मुजाहिद साहब के, जब अटैक होगा तो हम साथ खड़े होंगे। क्या किया तुम लोगों ने? हम खड़े हैं ना, हम खड़े हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो पहुंच गए हैं, और हम नहीं खड़े, हमें अल्लाह ने खड़ा किया। यानी हमें तौफीक सारी, हिम्मत सारी, ताकत सारी जो किसने दी है? अल्लाह ने दी है। तो हम वहाँ खड़े हुए हैं ना जाके, तो आप कहें। ठीक है, दूसरा ये कि आपने किसके बिहाफ पे, पहले वो जीवनी में एक छोटा सा अटैक करवाया आपने जयशंकर के UAE में होते हुए, और अब इधर आपने एक वो हरकत की है। तो ये किसके कहने पे आप कर रहे होंगे? ये हमें नहीं पता क्या? ठीक है, किसको सबसे ज़्यादा सख्त परेशानी लाहक है? हमें नहीं पता क्या? हमारे दूसरे पड़ोसी को नहीं, दूसरे पड़ोसी और फिर साथ उसका जो दूसरा यार बैठा हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये ट्राइका जो है इस वक्त, और ऑफ कोर्स मैं इसमें इवन अमेरिकन को भी या यूरोपियंस को भी वो नहीं करता, समझता कि वो इसमें कोई पाकिस्तान के बड़े दोस्त हो गए हैं, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त उस तरीके से हॉस्टाइल नहीं है। बाकी सारे तो हमारे, ये तीनों तो विजिबल हॉस्टाइल है ना। बिल्कुल ठीक है, तो विजिबल हॉस्टाइल्स जो हैं उनको तो फिर अब खुद सोच लेना चाहिए कि वो इस वक्त मुस्लिम उम्मा के कॉज के लिए जो मुल्क खड़ा हुआ है, जिनके अकाबरीन खड़े हुए हैं, जिनके लोग खड़े हुए हैं, जिनकी पूरी इस वक्त ओरिएंटेशन उस साइड के ऊपर है, आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। शर्म आती है कोई इनको? वैसे कोई इनको कोई, और अच्छा एक साइड पे आप अटैक करते हैं, दूसरी साइड पे अपने सहाफ़ियों से आप कैंपेनें चलाते हैं कि पाकिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो है वो मेडिकल वीज़ा देना शुरू कर देना चाहिए। अपनी हरकतें तो ठीक कर लो। हमें नहीं दुख होता, हमारे पास कितने अफगान बच्चियाँ काम करते हैं, वो परेशान होते हैं, हमें दुख होता है, हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद अपनी पॉलिसियों की बदौलत उनको भी मुसीबत में डाला हुआ है। बिल्कुल, उधर की एथनिसिटीज़ को आपने तबाह बर्बाद कर दिया, उनके ऊपर आप ऑपरेशन कर रहे हैं। तो और दावे ये हैं कि हम मुसलमान हैं, मुजाहिद हैं, ना कश्मीर के लिए इनके मुंह से कुछ निकलता है। ठीक है, ना भारत के मुसलमानों के लिए इनके मुंह से निकलता है। ठीक है, ना फ़लस्तीन के लिए इनके मुंह से कुछ निकलता है। आप उठा के देख लें पिछले 3-3.5 साल में जब से गज़ा के ऊपर इनके कितनी स्टेटमेंट्स आई हैं। पाकिस्तान हर हफ्ते अपनी कम्युनिकेशन के अंदर बाकायदा पूरा गज़ा का अलग सेक्शन था जिसके अंदर हमारी स्टेटमेंट्स आती थी, और फिर यूनाइटेड नेशन में जो कुछ हमने किया, फ़लस्तीन ने खुद शुक्र अदा किया। ईरान के मामले में हम ना सिर्फ बयानबाजी नहीं की, प्रैक्टिकली मैदान में उतरे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो दिस शोज़ के पाकिस्तान जब कैपेसिटी है तो प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं।
आपने तो वो भी नहीं किया, ठीक है, उल्टा आप जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए इनको। और ये अभी नहीं कर रहे, ये जब से ये जंग चल रही है उस वक्त भी ये कर रहे थे। बिल्कुल। गज़बुल लिल हक पे हम जब थ्रॉटल पे थे तब भी ये कर रहे थे, उरुमची में जब बयानात हो रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे तब भी ये कर रहे थे। तो इनसे तो कुछ भी बाइद नहीं है। उल्टा आप उठ के जब हमने वो ट्रांजिट ट्रेड का रास्ता खोल लिया, आपने कहा था ना हम दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, आप निकाल लें रास्ता, हमने अपना निकाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इनका निकले ना निकले, हमारा तो निकला है। तो आप बजाय इसके कि उस ट्रांजिट ट्रेड को कहते हैं कि अच्छा ठीक है यार हम अपने आप को ठीक करते हैं, पाकिस्तान ने तो रास्ता निकाल लिया, आप कह रहे हैं देखो यार पाकिस्तान ने तुम्हें काट के साइड पे फेंक दिया। इनका ही वो ट्रेड का कोई बंदा ना जो बात कर रहा था, इनका मिनिस्टर, तो काट के हम क्यों फेंकेंगे, हमें कोई दुख उसमें वो है फ़ायदा, हमें तो फ़ायदा इसमें था कि हमें छोटा रास्ता मिलता। बट आपने नहीं लिया ना, आपको हमने उज़्बेकिस्तान पेशावर रेलवे लाइन, जिसको ट्रांस अफगान रेलवे नेटवर्क कहते हैं, वो हमने आपका अप्रूव कराया। हमने आपका कोयले वाला मामला किया, उस पर आपने हमें ज़िक पहुंचाई। ये तो अभी एक दूसरी स्टोरी है पूरी, उसको कैसे हम व्लॉग में बताऊंगा मैं आपके। हमने बदख्शां चित्राल हाईवे जो है उसके ऊपर फिजिबिलिटी अप्रूव करी, आपने वो नहीं होने दिया क्योंकि आपको अपने वहाँ खान की फ़िक्र पड़ गई थी। हमने आपके लिए 3 ट्रेड पासेस से उठा के 7 ट्रेड पासेस कर दिए, ठीक है, ताकि आपके सैंक्शंस जो लगे हैं उसके ऊपर को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। हमने आपको जो है वो आपके 4 लाख 4.5 लाख और बंदे इस 2021 के बाद और अकोमोडेट किए, ठीक है। हमने ट्रांजिट हब बनना पसंद किया। यहाँ पे इस्लामाबाद में आप भी रहते हैं, आपको पता है कि हर दूसरे सेक्टर के अंदर इवन सेक्टर कितने अफगान थे, अभी भी हैं, हमने फिर भी उनको रखा यहाँ पे बहन भाइयों की तरह। हमने आपके लोगों को यहाँ पे OIC की कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके फॉरेन मिनिस्टर को बुला के स्पेशल खिताब करवाया, ठीक है, और उस पर बड़ी बड़ी बड़के मारी हमने भी, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर मैं खुद अपने डेलीगेशंस लेके गया बड़े बड़े जर्नलिस्ट के और आपसे मिलवाया। आपके जर्नलिस्ट को हम यहाँ लेकर और यहाँ पे टॉप लेवल पे हमने मुलाकातें करवाई। आपने हमारे साथ क्या किया, हमने यहाँ से उलमा को भेजा, मुफ्ती तकी उस्मानी और उनके साथ बड़े बड़े काबरीन। आपने तो उनकी तकरीब नहीं की, उल्टा उनको ट्रोल करवाना शुरू कर दिया, अपने उस्तादों को। तो जो अपने उस्तादों का नहीं है, जिनके मदारिस के अंदर ये पल बढ़ के अपने आप को तालिबान कहते हैं, ये तालिबान मदारिस के ही, उनको इन्होंने नहीं छोड़ा, तो ये हमें छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए जिहाद मुजाहिदीन का जितना नाम इन्होंने बदनाम किया है ना, किसी ने नहीं किया। अच्छा, ये दुख की बात है। बिल्कुल। जहाँ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इंडिया मदरलैंड है और इजराइल फादरलैंड है, ये चिल्ड्रन लैंड लग रही है हमें, जो बच्चा लैंड है। तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात हो जाती है, नामुनासिब सी, लेकिन रवैया आप अपना रवैया वही इनका है कि आप यानी किस किस्म की आप हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के इंटरनेशनल मामला, जिस तरह पाकिस्तान के बड़े जिसे कहेंगे डिप्लोमेसी अरूज पर है, जिस तरह फील्ड मार्शल तेहरान में हैं, हमारे वज़ीर आज़म 3 मुल्कों के दौरे पर निकले हुए हैं और बड़ी खुशखबरियाँ लेकर इंशाल्लाह वापस लौटेंगे। और हम भी मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, ना सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि हमारे पड़ोसियों के हवाले से, वो भी हम शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को, सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।